ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। लेक्चर नंबर 17 बेटे, आज चैप्टर नंबर 17 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 15, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। मैं आपको जिस प्रायोरिटी में चैप्टर्स करा रहा हूं आपने उसी प्रायोरिटी में करना, तो लॉजिकली ज्यादा बातें समझ आएंगी। आज के चैप्टर से आपको खुद भी पता चल जाएगा। So I myself, Bhupesh Anand, I'm a chartered accountant. I'm a company secretary. I'm a cost accountant. I did so many different courses of USA as well as European courses. और मेरा नाम मैंने अप्लाई कर दिया है। और बेटे मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लेकर आऊं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज बाय भूपेश आनंद। सो इसी अच्छी भावना के साथ मैं चाहता हूं कि आज मैं एक लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 17 बेटे, we have covered first 10 chapters of F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल। और मैंने उसमें भी आपको प्रायोरिटी बताई। पहले चैप्टर 1 बताया, देन आई डिड विद लेक्चर नंबर, मैंने फिर उसके बाद लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 किए वर्किंग कैपिटल के। एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एंड देन आई स्टार्टेड विद द सोर्सेज ऑफ फंड्स चैप्टर नंबर 15। और सोर्सेज ऑफ फंड के बाद सीधा मैं चैप्टर 17 में आ गया। अभी 16 नहीं बताया मैंने आपको बेटे। 16 डिविडेंड डिसीजन का थर्ड डिसीजन है। एज वी हैव डिस्कस्ड, देयर आर 3 डिसीजंस। वन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज द फाइनेंशियल डिसीजन एंड थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। तो बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो मैंने पहले 10 चैप्टर्स में कंप्लीट किया। अब मैं आ गया फाइनेंशियल डिसीजंस में। और फाइनेंशियल डिसीजंस में चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17 और 18 डिस्कस करेंगे। बट उसका प्रायोरिटी किस तरह से होना चाहिए? फर्स्टली चैप्टर 15, चैप्टर 17, बिकॉज चैप्टर 17 इज रिलेटेड विद चैप्टर 15, and then chapter 18 and then chapter 16, that is third decision। आप बाकी बातें छोड़ दीजिए ना। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो अभी ढीला ढीला बैठा हुआ है, उसको लग रहा है नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर ऐसे ही हो जाएगा। उसको कहा पता नहीं क्या बोलता जा रहा है टीचर, ये चैप्टर है। कोई बात नहीं बेटे, आप सोते रहो आराम से। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे जागे हुए हैं, उठ भोर भई अब रैन कहां जो सोबत है। भूपेश आनंद आ गया। ACCA F9 स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए दोस्त, हम जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें। हम लिखें लेक्चर नंबर 1 ग्रेट गुड मॉर्निंग, और उसमें लिखा मैंने चैप्टर नंबर 17, और उसमें लिखा मैंने द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 17। मैं आज आपके सामने चैप्टर 17 की बातें करने जा रहा हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। हमने चैप्टर 15 में डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। When I say different sources of funds, it means debt is a source of fund. It means preferred stock is a source of fund. We have short-term sources. We have long-term sources. We have Islamic finance. We have small and medium-term enterprises finance. बेटे अब आपने जो पैसा लिया है, भले ओनर्स फंड से लिया और बोरोवर से लिया, whether you have taken it from short term sources or long term sources or for startups or with the help of Islamic finance, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता दोस्त। For getting something you have to pay something। आज आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो you have paid something, then you are getting something। और बेटे फ्री में जो मिलते हैं ना उसका बेनिफिट होता ही नहीं। अब YouTube में लाखों वीडियोस अपलोडेड है, आप कर लो, होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसी अप्रोच से करोगे, ढीली ढीली अप्रोच हो, क्योंकि आपको फ्री मिल रहा है ना। तो आपका जो नजरिया है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो वैसा होगा ही नहीं मेरे दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉस्ट को पे करें। सिमिलरली आज एज अ फाइनेंस मैनेजर, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी अपोलो टायर्स, व्हेन यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, व्हेन यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एक्सिस बैंक, व्हेन यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ different corporate entities, so you are getting the finance from different sources। बेटे कोई भी पैसा आपको फ्री में नहीं देगा, और इस दुनिया में कुछ फ्री मिलता भी नहीं है। तो आज का ये जो चैप्टर है ना, हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपने कैपिटल को लिया, जो आपने कैपिटल को उठाया, उस कैपिटल के बदले में आपको कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। And that something is named as the cost of capital employed। Actually में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था the cost of capital employed, because the capital which you have employed, because the पूंजी which you have employed, जो आपने पूंजी employ की है, डेट से, प्रेफर्ड स्टॉक से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, लोन से, बॉन्ड से, इक्विटी से, that on that you have to pay the cost। तो इसका नाम होना चाहिए था cost of capital employed। ठीक है जी, आप ऐसे पढ़ेंगे। आप इस समय तक रजिस्टर ओपन कर चुके हैं,
कमर बिल्कुल आपकी सीधी है, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किल लेवल क्लियर करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर क्लियर करना है। हम इसमें कुछ आगे बढ़े उससे पहले एक बात, बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, द थिंग यू कैन कंट्रोल इज योर इनर स्पेस। ये इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम हमेशा एक्सटर्नल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बेटे इंटरनल कंट्रोल करना है। एक्सटर्नल ऑटोमेटिकली वैसा ही बन जाएगा जो आप अंदर से सोचते हैं। आपने अंदर से सोचना है कि आपका F9, आपका बिग 4 में अपॉइंटमेंट हो गया है, तो बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा यार, पूरी कायनात हेल्प करेगी। आइए इन बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातों के साथ टेबल चेयर में बैठकर मैं आज अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले अपने जूस नोट्स एक बार दिखा दूं और कैप्लन को थोड़ा सा मटेरियल दिखा दूं कि आपको विश्वास हो जाए कि मैंने क्या क्या कर दिया। बेटे आइए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आई हैव डिस्कस फर्स्ट 10 चैप्टर्स और मैंने तो 15 चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। 16 अभी डिविडेंड पॉलिसी नहीं कर रहे, 17th कर रहे हैं, 18th कर रहे हैं, 19th करेंगे, 18th के बाद फिर 16th पे आऊंगा। बेटे ये देखो, ये जो था ना, सेकंड से है ना, सेकंड से 6 तक ये थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसको हम खाली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें 10 तक, दिस इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग 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 वर्किंग। तो पहले मैंने इसको किया था, सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 किया, then I discuss with this decision, short term decision, then I discuss with the long term decision। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म हो गई, एक्चुअली में तो ये दोनों मिला दे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। There are 3 decisions we have discussed in chapter number 1, investment, financial and dividend। अब सेकंड डिसीजन पे आ गया मैं, डिविडेंड में, फाइनेंशियल में। तो फाइनेंशियल डिसीजन में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था आपके सामने that this is what are the different sources of fund, and as per ACCA F9 financial management we have seen that there are 4 types of sources: short term sources, long term sources, sources of funds for small and medium enterprises, and sources of fund from Islamic finance। we have discussed in those 4 categories और बड़ी प्यारी 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 बातों को डिस्कस किया। EPS कैलकुलेट करने की कोशिश की, MPS बताया, मैंने एक लड़के और लड़की की केस स्टडी कराई, फिर उसके बाद मैं अलग अलग भावनाओं पे लेके गया, अलग अलग थॉट्स पे लेके गया और आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। तो अब हमने क्या किया, अभी तक हमने फंड उठा लिया, पैसा उठा लिया। नाउ द पॉइंट इज on that we have to pay something as cost, and for that I am doing chapter number 17, the cost of capital। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अभी आपके साथ डिविडेंड डिसीजन नहीं करूंगा, पहले फाइनेंशियल डिसीजंस। दिस इज फाइनेंशियल डिसीजन नंबर 2 एंड दिस इज 2। तो यहां पर ये डिसीजन जो है वो थर्ड डिसीजन है। एंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट देयर आर 3 डिसीजंस, वन इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज अ फाइनेंशियल डिसीजन एंड थर्ड इज अ डिविडेंड डिसीजन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये ACCA, कैप्लन और BBB के लर्निंग आउटकम्स हैं, चेक कर लेते हैं। बेटे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बेटे 15, लगभग 15 लर्निंग आउटकम्स हैं LOS। इट मींस आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर 17 द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर ACCA F9, आपको 15 बातें समझ आ जाएंगी और क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं। ठीक है सर, फिर हम इजीली एग्जामिनेशन किट भी कर पाएंगे और टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी कर पाएंगे। एंड स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन किट में पार्ट C बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लेक्चर्स भी मैं वीडियो में अपलोड करूंगा। आइए जी, मैंने आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर 17 दैट इज 15 लर्निंग आउटकम्स इनटू माय 6 कांसेप्ट्स। 6 बातों में मैंने डिस्कस कर दिया, कहानी पूरी कर दी, मुंह जबानी। एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों नहीं मरे बेटे, कहानी आगे चली। तो मैंने 6 कांसेप्ट्स में उसको डिस्कस किया। आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज आपको इनवाइट करता हूं कि आप सब मेरे साथ आएं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 17 कैप्लन एंड BBB आप मेरे साथ करके लाइफ में आगे बढ़े। बेटे ये 15 लर्निंग आउटकम्स हैं जो अभी अभी दिखाए, दिस इज एज पर कैप्लन, BBB भी दिखा रहा हूं मैं, A to Z सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आपने कैप्लन नहीं देखना, अभी आपने मेरे जूस नोट्स भी नहीं देखने, पहले आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मेरे वीडियो लेक्चर को देखना है एज स्टेप नंबर 1, और जो भी मैंने उसमें हैंड एंड स्लाइड्स बनाई हैं उसको प्रिपेयर करना है, जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनको करना है, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग को देखना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 है कि आप कैप्लन को या BBB कुछ भी देखें कि वेदर आई हैव कवर्ड ऑल दैट और नॉट, आपको लगेगा सब कुछ हो गया।
फिर स्टेप नंबर 3 जूस नोट्स है, इसलिए मैं अभी जूस नोट नहीं करा रहा, मैं सीधा अपने हैंड रिटन स्लाइड्स पे आ रहा हूं। आइए जी, आइए दोस्त मैं चल पड़ा आपके सामने अपनी कहानी को लेकर। आप सभी ऊपर लिख रहे हैं माय स्टोरी, मेरी कहानी, माय एक्सपेक्टेशंस, माय उम्मीद। As I've just told you that if you are doing, if you are paying something, मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि जैसे आप किसी को कुछ देते हैं, एक छोटा सा बच्चा एक कप 1 ग्लास ऑफ वाटर भी लेके आता है ना अपने पापा से, तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि पापा उसको थैंक यू बोलें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको गले लगाएं, उसको हक करें, उसको प्यार करें या उसके लिए कुछ बोलें। तो बट एक छोटे से बच्चे की जब एक्सपेक्टेशन है, तो आप बताइए, आप इतने बड़े एक ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, आम आदमी हैं, आपने पैसे जो अर्न किए इतनी मेहनत से, सुबह सुबह जाते थे, शाम तक रहते थे, और बेटे आपने कुछ पैसे सेव किए, और वो पैसे सेव क्योंकि यू वांट टू मल्टीप्लाई दैट, यू वांट टू ग्रो दैट मोर देन इन्फ्लेशन, so that's why you have invested that. And now the point is, either you can be an equity investor, either you can be a debt investor, either you can be a preferred stock investor, either you can be a any venture capital investor. We have discussed that. But the point is, when you have invested something, जब आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो क्या बदले में आप कुछ उससे, जहां पर जिस एंटिटी में इन्वेस्ट किए, क्या आप कुछ उम्मीद रखेंगे कि आपको ये पैसे वहां से मिलने चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने कहता हूं कि आप सब लिखें, आपको लॉजिकली बात समझ आ गई हो तब भी लिखना है। ऊपर हेडिंग लिखे एक्सपेक्टेशंस, फिर लिखें उम्मीद। बेटे उम्मीद दो होती है, एक तो होता है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब है जो इन्वेस्ट करता है, जैसे मैंने कहा मेन आम आदमी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल दीज पर्संस दे इन्वेस्ट in the entities, in the corporate entities, तो मैंने कहा एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है इन्वेस्टी। इन्वेस्टी आपकी कंपनी है जिसके आप फाइनेंस मैनेजर हैं, जिसमें आपने फंड्स प्रोक्योर किए फ्रॉम दोज इन्वेस्टर्स। नाउ द पॉइंट इज, यू हैव प्रोक्योर्ड द फंड्स, नाउ यू हैव टू पे समथिंग। तो मैंने आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी बात रखी कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसको कुछ मिलना चाहिए वापसी में, in return he should get something. So it means Apollo Tyres, it means Apple Computers, it means Air India, it means Airtel, it means Axis Bank। आप देखिए सभी मैंने कंपनीज AA से ली। Now these companies, they are getting funds from the public, from the institutions, from life insurance, from mutual funds. So this company has to pay something as a return to those investors, and company who is paying, that is investee, उसके लिए खर्चा है, और खर्चे का नाम है कॉस्ट, और किसके ऊपर दे रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट लेकर आ रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि आपको लॉजिकली क्या बात समझ आई है इससे, ठीक है जी। ये चेक करिए जी, मैंने आपके लिए बैलेंस शीट निकाली है, किसकी? दिस इज अ बैलेंस शीट ऑफ, दिस इज अ बैलेंस शीट ऑफ, ये बैलेंस शीट किसकी है बेटा? अपोलो टायर्स। बट जब तक हम प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करेंगे आपको समझ कैसे आएगा? आप देखिए बैलेंस शीट ऑफ अपोलो टायर्स, एंड प्लीज टेल मी दैट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स दे हैव टेकन फ्रॉम द पब्लिक। आप बताइए जी, फर्स्ट इज टोटल शेयर कैपिटल, आप चेक करिए, दिस इज टोटल शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। It means they have issued the shares to the public. It means they have taken the money from the public. It means that public, वो public सब जानती है and has the expectations, ठीक है जी। Total reserves, total this, non current liabilities में देखें तो long term borrowings है। आप बताइए long term borrow किया हुआ इन्होंने? They have borrowed from somewhere, and this it means they have taken the loans, it means they have issued the bonds, they have issued the loan notes। It means जिन्होंने यहाँ पर इस कंपनी में अपोलो टायर्स में पैसे दिए as a debt holder, they will expect something, and this company has to pay that, and that something which is being paid by this company will be named as cost of capital। ये देखिए जी, मैंने आपके लिए, आप सभी के लिए एप्पल कंप्यूटर्स की बैलेंस शीट को भी आपके लिए पहले से ही निकाल के रखा कि टाइम बचेगा। आइए हम जरा देखें, एप्पल कंप्यूटर्स का नाम आप सबने सुना होगा और आप उसके फोन्स भी यूज करते हैं। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक बार एप्पल कंप्यूटर्स की लायबिलिटीज में आ जाएं, इक्विटी उसमें आ जाएं, और जस्ट हैव अ लुक
कि इन्होंने पैसे कहां कहां से, whether they have issued equity shares or not. So just have a look on this. मैं आ गया जी यहां पर liability and shareholders equity. तो पहली बात, इन्होंने शॉर्ट टर्म डेट लिखा हुआ है, इट मींस दे हैव टेकन द शॉर्ट टर्म फंड्स, इट मींस दे हैव टू पे समथिंग ऑन दैट. अच्छा, एंड दैट समथिंग व्हिच दे विल बी पेइंग, एप्पल कंप्यूटर्स जो भी पे करेगी, दैट इज नेम्ड एज अ कॉस्ट. एंड देन अकाउंट्स पेएबल, मैं नीचे आ गया जी अदर करंट लायबिलिटीज में, मिसलेनियस करंट लायबिलिटीज में, टोटल नीचे आ जाते हैं. नॉन कन्वर्टेबल डेट, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. इट मींस डेट कैन बी नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल. तो एप्पल कंप्यूटर्स ने नॉन कन्वर्टेबल डेट इशू किया हुआ है. तो जिन भी लोगों ने एज अ डेट होल्डर दे हैव इन्वेस्टेड इन एप्पल कंप्यूटर्स, this Apple computer has to pay something to fulfill the expectations of those persons, and something which is being paid by this company Apple computer to those, that is named as cost of capital. इसके बाद अगर आप देखें तो other liabilities के बाद में नीचे आ गया जी common stock. Just have a look on this. Common equity, they have issued common stock to the public. It means something, you know, if you are an equity holder of a Apple computers, you will be expect something from that company, and the company which and this company is paying something to that for that Apple computers, it will be regarded as a cost. मैंने एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट भी डाउनलोड की, मैं अभी दिखा रहा हूं. मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सब कुछ रियलिटी के साथ टच करें. देखिए तभी समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ आने वाला नहीं है. मैंने मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट को डाउनलोड किया और आपके सामने मैं अभी लेकर आ रहा हूं कि मैकडॉनल्ड्स ने बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया, एंड वेदर दे हैव इशूड शेयर्स और नॉट. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस अदर करंट लायबिलिटीज. तो आई एम कमिंग टू इक्विटी पार्ट. देखिए जी, दिस इज, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं कि आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाएं. ये देखिए सर, रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक, इन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू किया और दैट टू रिडीमेबल. नाउ प्रेफर्ड स्टॉक कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल, वी विल डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सोर्सेस ऑफ फंड्स. तो उसकी कॉस्ट होगी, that is named as cost of preferred stock, that is, and they have issued common stock. This is McDonald's. तो आप चेक करिए जी, इन्होंने भी सारे सोर्सेस ऑफ फंड से पैसे उठाए हैं. सवाल ये आता है कि मैं ये दिखा क्यों रहा हूं. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा. मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें कि ये चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग समथिंग. तो सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं समथिंग, कुछ कुछ होता है, समथिंग समथिंग, समथिंग विच इज पेड. सभी लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं बेटे, सरस्वती का धन. आप ज्यादा समझदार ना बने, कमर सीधी करके बैठे, ढीले होकर बैठेंगे, मोबाइल ऑन रखेंगे तो थप्पड़ मारूंगा खींच के. समथिंग विच इज पेड बाय इन्वेस्टी, मतलब अपोलो, मतलब एक्सिस बैंक, मतलब एप्पल, मतलब मैकडॉनल्ड्स, मतलब द कंपनी इन विच दे हैव इन्वेस्टेड टू इन्वेस्टर to fulfill their umeed, to their expectations. That something is named as cost of capital. That is cost of capital for investee, and that something is named as income for investor, income for debt investor, income for equity investor, income for preferred stock investor. उसके लिए आमदनी है, उसके लिए खर्चा है. आप फाइनेंस मैनेजर हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉट प्रोसेस लेकर जाना है. ठीक सर, मैं आ गया जी थर्ड पॉइंट में. आई हैव शोन यू एप्पल कंप्यूटर्स, आई हैव शोन यू एप्पल मैकडॉनल्ड्स, आई हैव शोन यू एक्सिस बैंक. मैंने इन सब की आपको बैलेंस शीट दिखाई और आपको फिर मैंने कैप्लॉन और बीबी भी दिखाया, अपने जूस नोट्स दिखाए. मैं अब आपके सामने मुद्दे पे आ रहा हूं. मैं ये कहता हूं ये दुनिया जो है ना जी एवरेज पे चल रही है. अगर मैं पूछूं आपसे कि एसीसी ऑन एन एवरेज कितने साल में कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 2 साल में ऑन एन एवरेज हो जाता है. अच्छा, ऑन एन एवरेज बोला आपने. अच्छा, कुछ बच्चों का 3 इयर्स में होता होगा, कुछ बच्चों का 1.5 ईयर में होता होगा. 1.5 ईयर वाले और 3 ईयर वाले कुछ कम होंगे. या अगर आप ज्यादातर बच्चे देखें तो मोस्ट ऑन एन एवरेज 2 साल वाले होंगे. 13 पेपर्स दे रहे हैं, मोटा मोटी 2 साल में क्लियर कर लेते हैं. तो आप क्या इस दुनिया में वी आर टॉकिंग ऑलवेज ऑफ एवरेज. तो मैं आपको कह रहा हूं एवरेज का जो राजा है ना, उसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं. और एवरेज कैसे निकालते हैं? ईदर वी कैन कैलकुलेट सिंपल एवरेज और वी कैन कैलकुलेट वेटेड एवरेज. बेटे वेटेड एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आप कुछ पैसे डेट से ले सकते हैं, है ना. डेट से आपने मान लेते हैं 50% पैसे उधार लिए, इक्विटी से 30% लिए, 20% प्रेफर्ड स्टॉक से लिए. तो जितना जिससे लिया एक्चुअली में कॉस्ट उसी के ऊपर होनी चाहिए. तो मैं आज आपके सामने यहां पर 5th पॉइंट में लिख रहा हूं थ्योरी ऑफ एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज,
सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो दिस इज थ्योरी ऑफ एवरेज। तो मैं भूपेश आनंद पूरे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स, मैं यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक की कैलकुलेशन तो करूंगा, बट मेरा पॉइंट रहेगा पूरी एंटिटी की कॉस्ट कितनी है, पूरी एंटिटी का खर्चा कितना है, पूरी एंटिटी की वेटेड कॉस्ट कितनी है। तो मैं यहाँ पर पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करूंगा दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज देयर विच द कंपनी हैज टू पे ऑन टोटल फंड्स विच दे हैव प्रोक्योर्ड। तो हम जनरली वेटेड कॉस्ट निकालेंगे। आप सब नॉर्मल कर्व ये बनाएं बेटा, सब बनाएं। थ्योरी ऑफ एवरेज, मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, एंड आई विल बी डूइंग टू एवरेजेस, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब जब हम यहां पर मैंने लिखा सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब तो नो डाउट वेट्स हो गया, एक्स का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ लोन्स। इट मींस आपके एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, मैथ्स में कितने आए, अकाउंट्स में कितने आए, इकोनॉमिक्स में कितने आए, तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा और फिर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज परसेंटेज कैसे आई। तो बेटे फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज यू शुड बी अवेयर ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मार्क्स। तो मैं भूपेश आनंद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अभी 3 सब्जेक्ट्स लेके चल रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इंडिविजुअल सोर्स, वन इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, the most important source we have seen, in Apollo Tyres, we have seen in Apple Computers, we have seen in McDonald's balance sheet, that all the companies, because that is the must source, that is the basic source, that is the primary source. So how much is the cost which we have to pay to the equity holders because they have given the funds to us? उसका नाम है cost of equity. It is an individual source. We will calculate for that. Second is cost of preferred stock. अभी आपने देखा था मैकडॉनल्ड्स ने रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया हुआ है. इट मींस द कंपनी हैज इशूड दिस. इट मींस द कंपनी हैज प्रोक्योर्ड द फंड्स फ्रॉम द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स. इट मींस दिस मैकडॉनल्ड्स हैज टू पे समथिंग टू दोस प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड दैट इज नेम्ड एज केपी. अच्छा, सिंबल्स है कि कुछ भी यूज हो सकते हैं, आप सिंबल्स में घबराना मत, क्योंकि मैं अभी लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जब बताऊंगा तो सिंबल्स कुछ भी यूज हो सकते हैं. आपने एसेंस में देखना है, आत्मा में देखना है, इंटेंशन में देखना है. सिमिलरली द थर्ड इज कॉस्ट ऑफ डेट. The third is cost of debt, that is KD, because if you are a debt holder, as we have seen in case of Apollo Tyres, they have issued the loan, they have issued the debts, so they have to pay the cost. So that is cost of debt. तो भाई साहब एवरेज निकालने से पहले आपको जिसकी एवरेज निकालनी है उसके मार्क्स तो पता होने चाहिए, उसके सब्जेक्ट के नंबर तो पता होने चाहिए, तो फिर आप एवरेज निकाल लेंगे इजीली. और वेट्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? टोटल ऑफ वेट्स और टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी एक ही होता है. एको हम द्वितीय नास्ति. सिग्मा डब्ल्यू कह रहा है मैं हमेशा 1 रहता हूं, सिग्मा पी कहती है मैं हमेशा 1 रहती हूं. इट मींस द टोटल ऑफ वेट्स, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल, दैट इज सेम, दैट इज 1. तो वहां पर हमने कहा उसको 1. अभी आपको मैंने बैलेंस शीट दिखाई कंपनीज की. अपोलो टायर्स की देखी हमने, है ना, उसके बाद हमने मैकडोनल्ड्स की देखी, फिर हमने एप्पल कंप्यूटर्स की देखी. तो इक्विटी लायबिलिटीज हमने चेक किया. तो मैं अब आपको लेक्चर प्लान बताने जा रहा हूं कि जो मैं आने वाले 7 लेक्चर्स, टोटल आई विल बी टेकिंग 7 लेक्चर्स, जैसे आज फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको प्लान बता रहा हूं कि लेक्चर 2 में क्या लूंगा, लेक्चर 3 में क्या लूंगा, बीबीबी के क्वेश्चंस कब करूंगा, कैपलर के कहां से कराऊंगा, एग्जामिनेशन किट के सी पार्ट के कैसे करूंगा, लॉजिक्स कौन से बताऊंगा. तो बेटे लेक्चर 2 आप जो लेंगे आप देख लीजिए, आपकी मर्जी है, लिखना लिखिए, आप बेवकूफ है नहीं लिखेंगे तो. कमर सीधी करके तो बैठे नहीं है आप, बार बार मोबाइल फोन पे जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे आप बताइए लॉजिकली. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सपना है लेकिन आप कर्म तो वैसे नहीं कर रहे. यू आर नॉट डूइंग दैट एक्शंस. आपको लगता है आप जेम्स बॉन्ड है, चाचा चौधरी है, क्रिश है, फैंटम है, स्पाइडरमैन है, बेवकूफ है आप. लेक्चर 2, इन लेक्चर 2 आई विल बी डिस्कसिंग अगेन द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मैं सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा. कैपिटल एम्प्लॉयड बताऊंगा, जैसे मैंने आपको आज बताया कि इस चैप्टर का नाम होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. और फिर व्हाई वेटेड कॉस्ट, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक बच्चे के पेपर की हमने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, एवरेज देखना है, तो वेट वी कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट. मैंने पीपीटीज थोड़ी सी यूज की हैं, हैंड रिटन तो बनाई है, पीपीटीज थोड़ी सी बनाई है. आपको पीपीटीज नहीं लिखनी, खाली देखना है. ठीक है सर. लॉजिक फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड कॉस्ट. तो ये लेक्चर नंबर 2 में रहेगा. बेटे एक एक बात बीबीबी की, एक एक बात कैपलन की कवर की है भूपेश आनंद ने. लेक्चर 3, फिर लेक्चर 3 में मैं क्या करूंगा, रिवीजन कराऊंगा जो मैंने लेक्चर 1 में कराया, 2 में कराया. ठीक है जी. और फिर स्टेप्स बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट
एंड डेट वी हैव सीन दैट डेट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, रिडीमेबल डेट भी हो सकता है, इरिडीमेबल डेट भी हो सकता है, कन्वर्टेबल डेट भी हो सकता है, नॉन ट्रेडेड डेट भी हो सकता है। बट लेक्चर 3 में मैं आपको बेसिक लॉजिक पहले बताऊंगा कि भाई डेट के ऊपर नॉर्मली हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस एंड वी हैव कैलकुलेटेड डेट कॉस्ट फ्रॉम द एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप घबराना मत कि ये बातें कुछ और भी ज्यादा लिखी हैं कैप्लॉन में या नहीं लिखी होंगी, वो मैं लेक्चर नंबर 4 और 5 में कवर करूंगा। मैंने कहा ना, पहले आपको जो मैं कंसेप्ट फ्लो कर रहा हूं, आप चुपचाप ईमानदारी से उन कंसेप्ट को समझना, बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना है दैट व्हाई वी टेक द टैक्स इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट, वी हैव टू सी दैट। तो आप जैसे मैं कहूं, आपको जैसे करा रहा हूं करते जाना। तो लेक्चर नंबर 3 में मैं कॉस्ट ऑफ डेट की बातें करूंगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक की बातें करूंगा, और एक लॉजिक बताऊंगा विद हेल्प ऑफ अ केस स्टडी दैट व्हाई वी कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द एंटिटी एंड बिफोर टैक्स कॉस्ट फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है सर। लेक्चर 4 में मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिस्कस करूंगा और डिफरेंट मॉडल्स आर देयर, डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड मायरन गॉर्डन, सीएपीएम। अब सीएपीएम कैप्लॉन ने और बीबीबी ने कुछ देर के बाद दिया है, बट द पॉइंट इज इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने कहा ना, मैं आपको उस तरह से कराऊंगा जिससे आपको ज्यादा रिलेशनशिप समझ आए। तो मैं इसी के साथ सीएपीएम मॉडल कराऊंगा, इसके साथ रिस्क बेयरिंग मॉडल कराऊंगा, इसी के साथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कराऊंगा, और उनकी कैलकुलेशन सीखेंगे। लेक्चर नंबर 5 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, क्योंकि मैं कॉस्ट ऑफ डेट एज पर कैप्लॉन, एज पर बीबीपी, क्योंकि मैंने बेसिक लॉजिक तो बता दिया होगा, तो अब आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी कि इरिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडीमेबल की कैसे कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्टेबल डेट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन ट्रेडेड डेट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करूंगा। फिर लेक्चर 6 में आ जाऊंगा एज पर कैप्लॉन, एज पर बीबीबी, क्योंकि मैंने बेसिक लॉजिक दे दिया होगा आपको और वो माइंड में फ्लो कर रहा होगा। तो फिर आपको मैं बताऊंगा दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट आर द मॉडल फॉर दैट, एंड व्हाट इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, व्हाट इज ग्रोथ मॉडल, एज पर दिस व्हाट इज व्हाई आई नेम इट एज मायरन गॉर्डन अर्निंग, सब देखेंगे बेटे, आप घबराना मत। और लास्ट लेक्चर नंबर 7 में मैंने सोचा है कि मैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करूंगा। एमसीसी आपने ऑलरेडी F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, यू मस्ट हैव सीन मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो वी विल डिस्कस मार्जिनल कॉस्टिंग विद हेल्प ऑफ अ केस स्टडी, लेक्चर 7। तो मुझे ऐसा लगता है जी कि मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, लेकिन 2-3 बातें छोटी छोटी आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, मैं अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को डिलीवर करता हूं और हम 30 कंट्रीज प्लस में सेल कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सारे कोर्सेज पढ़े और कुछ ऐसी बातें भी सीखी कि बेसिक कंसेप्ट्स, लॉजिक्स तो सेम ही होते हैं। तो कई लेक्चर्स में मैंने कुछ दूसरे कोर्स के वीडियोस को थोड़ा सा डालने की कोशिश की कि आपको एक्सप्लेनेशन मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कैप्लॉन से या बीबी से डिस्कस नहीं किया बेटे, मैंने उसको अलग लेक्चर्स लेके दोबारा डिस्कस किया। मतलब मैंने इन एडिशन कुछ और देने की कोशिश की आपको। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अगर आप वो लेक्चर्स नहीं भी करते तो चलेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वो लेक्चर्स कर लेते हैं तो आपको एडिड एडवांटेज मिलेगी। बेटा मैंने इतना दिया क्योंकि मुझे पता आप बेशरम हो, आप इतना तो करोगे, मैं इतना ही देता तो आप इतना करते। तो बेटे आपको पॉजिटिवली सोचना है कि भाई वो भले कोई दूसरे कोर्स का है, मान लेते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने केस स्टडीज क्लिपिंग डाली है, बट द पॉइंट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक्स एंड दैट टू अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन द स्पेसिफिक लेक्चर्स आल्सो। तो आपको देखना है, आपने ये नहीं सोचना कि वो हॉक क्या है या कुछ और मटेरियल का नंबर या कोई लेक्चर नंबर, कुछ नहीं है। तो आपके लिए मैंने लिखा है प्लीज बी फोकस ऑन द फ्रेंड्स, ऑन द कंसेप्ट्स इन सम ऑफ द लेक्चर्स आई हैव गिवन यू नो। मैं और जो भी मैंने किया मैंने बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के करता हूँ। भाई साहब छुपाता तो हुई नहीं मैं, क्योंकि मैं दिल से, मन से, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट नंबर 2 में कि जहां जहां पर 2-3 लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट की केस स्टडी डाली है, क्या हो गया उसमें, आपको ज्यादा समझ आएगा, क्या हो गया उसमें। तो मैंने वो लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग। इंटेंट इज in some part of F9 lecture, some part of lectures has been pasted. Intent is to enhance your understanding in concepts. खाली ये इंटेंशन थी, जबकि उसको मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया है। मैं चाहता तो उसको नहीं भी करता तब भी काम चलता, बट मेरी भावना ये थी कि शायद आपको ज्यादा समझ आए। क्या पता उस समय मेरी थॉट थी कि कुछ अलग और मैंने ज्यादा बेटर समझाया। तो उसको आपने ध्यान रखना है। आप अपने आप को लास्ट में कैप्लॉन से कंपेयर करेंगे, जब सारे लेक्चर्स हो जाएंगे तो आपको लगेगा आपको 100% सिलेबस हमने कवर कर दिया। घबराना नहीं है,
आगे बढ़ना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।